हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का बायोलॉजी वाले पोर्शन में बिल्कुल पहला चैप्टर है। ठीक है, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब आपको अपनी बॉडी की इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, जिन्हें कि हम सिंपली बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता होगा, आपको उनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी, तो आप अपनी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स को फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे। यानी आपको नहीं पता होगा आपको क्या खाना है, आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, या कौन सी ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी को फायदा पहुंचा सकती है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, हमारी बॉडी किन किन प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बायोलॉजी वाले पोर्शन में फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। ये पूरा लेक्चर आपका लाइफ प्रोसेसेस के इंट्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, फॉर एग्जांपल लाइक डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एसिमिलेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस अगर नहीं हो, ठीक है, कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किसी ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस अगर इन प्रोसेस में से कोई एक भी प्रोसेस हम मिस कर दें। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हैं कि मैम लोअर ऑर्गेनिजम्स में तो बहुत से ऐसे ऑर्गन ही नहीं है, या ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है, या बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का मैकेनिज्म ही नहीं है। तो बेटा वो तो नहीं है, एग्जैक्टली पार्ट्स नहीं है, एग्जैक्टली सिस्टम नहीं है, एग्जैक्टली मैकेनिज्म नहीं है, बट इन सभी रोल्स को प्ले करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन या कोई ना कोई सिस्टम या कोई ना कोई तरीका उनमें जरूर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिकॉज अगर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन नहीं है, एक्सक्रीशन नहीं है, तो वो बॉडी अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस सब में देखने को मिलेंगी। हाँ, उनका मैकेनिज्म, उनके इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीजों में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस अपना एक अलग इंपॉर्टेंस रखती हैं, आपको पता है। अगर डाइजेशन है, ओके, बट एसिमिलेशन नहीं है, क्या फायदा है आपके खाना खा के उसे डाइजेस्ट करने का अगर वो अपने रिस्पेक्टेड बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, अगर एसिमिलेशन है, सर्कुलेशन नहीं है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छा खाना खाया है, आपकी बैलेंस डाइट या फूड इनटेक आपका बहुत ही अच्छा है, बट आपका डाइजेशन भी अच्छा है, वो डाइजेस्ट भी हो रहा है, आपको प्रॉपर एनर्जी भी मिल रही है, ओके, बट उसके बाद आपकी बॉडी जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रही है, वो वेस्ट प्रोडक्ट अगर आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या फायदा है आपका बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेने का। क्यों? क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली आपकी बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको भी पता है, किसी एक बॉडी में हम बहुत ज्यादा समय तक चीजों को स्टोर 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 नहीं कर सकते। कभी ऐसा टाइम आता है कि जब वो आपका बॉडी फुल हो जाता है और उसमें से चीजों को एक्सक्रीट आउट करने की नीड पड़ती है। ठीक है, आवर बॉडी इज लाइक अ बॉक्स, अगर हम बाहर से फूड इनटेक करते हैं तो हमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो आई गेस आप सबको समझ में आ गया है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, क्या होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि इनके बिना हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों एक मेजर रोल प्ले करता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। ठीक है, राइट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू मल्टीसेलुलर और हायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सब में इनका रोल प्ले बिल्कुल इक्वल और सेम होता है। न्यूट्रिशन क्यों रोल प्ले करता है अपना एक मेजर, न्यूट्रिशन इसलिए रोल प्ले करता है अगर हमें न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो इन सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की मेंटेनिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से मिलेगी। अगर वो नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारे सिस्टम्स कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, और कोई भी सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसीलिए बायोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे पहला जो हम मेन टॉपिक पढ़ते हैं विच इज अबाउट न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन के बारे में है, क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन में भी कई सब टॉपिक्स आते हैं, उनके बारे में जब हम डिटेल में चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे।
बट यहाँ मैं आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आप अपना एक माइंड सेटअप कर लें कि इस चैप्टर में आपको एग्जैक्टली किन चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मेन पॉइंट्स पर फोकस होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड्स देना है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुने। न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि न्यूट्रिशन कई टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं बेसिकली, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। इन्हें हम जनरली मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोसेस उनमें मिसिंग हो। अगर इंजेशन हो रहा है तो इजेशन भी होगा ही होगा, ठीक है। उनकी प्रोसेसेस में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, भले वो एग्जैक्टली सेम अपने दूसरे स्पीसी को कॉपी ना कर रहे हो, ठीक है। तो यहां आपको ये समझना है अपनी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर एक ऑर्गेनिज्म अपने अपने टाइप का न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जो कि है, पहला मैं आपको बताऊंगी अबाउट ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड मैं आपको बताऊंगी अबाउट हेटेरोट्रॉप्स। यहां पर हम बिल्कुल ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जब चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट होगा प्रॉपर्ली वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले ऑटोट्रॉप, ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी ऐसे चीजें जो अपना खाना खुद बना सकती हैं, ऐसी लिविंग चीजें जो अपना खाना खुद बना सकती हैं आर बेसिकली नोन एज ऑटोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, आई गेस एवरीबडी नोज अबाउट दिस, सभी को पता होगा प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स में, अब प्लांट्स अगर खाना बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए प्लांट ऐसी कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं जिसके थ्रू वो कैपेबल है अपना खाना बनाने में और हम नहीं। आप लोग बोलेंगे मैम किचन में तो खाना खुद ही बनता है, किचन में खुद से बनता है, बट रॉ मटेरियल्स तो हमें अल्टीमेटली प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो अब प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं, बट उनमें कुछ तो स्पेशल मैकेनिज्म है ना जो हमसे डिफरेंट है, जिस वजह से वो अपना खाना बना पा रहे हैं। तो वो मैकेनिज्म है बेसिकली फोटोसिंथेसिस। तो उसके बाद हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। आप सब 6 स्टैंडर्ड से फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप अपने मन में एक बार उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आपके अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको डिटेल में चैप्टर में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी अबाउट फोटोसिंथेसिस कि ये प्रोसेस डिपेंड करती है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स पे। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है, वाटर को रिलीज करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने के साथ ही हमें पढ़ना है कि ये फोटोसिंथेसिस हो कहां रही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट के किस सब पार्ट में हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेसिकली है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसकी की पूरी फंक्शनिंग डिपेंड होती है ऑन मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की साइट हो गई क्लोरोप्लास्ट, यानी फोटोसिंथेसिस होगा क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट की पूरी मैकेनिज्म डिपेंड होती है कहीं ना कहीं मेसोफिल सेल्स पे, जिसका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, इन दोनों का कोलैबोरेशन और इन दोनों के बारे में डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो अगर चीजें प्रेजेंट नहीं मिलेंगी आसपास के एनवायरनमेंट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, राइट, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि कैसे हम बोल सकते हैं कि ये इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती है, आप सबको पता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ना कि ये सारे रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट हैं। और अगर इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट की कमी हो जाएगी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, कहीं पर भी किसी भी टाइम पर, तो वो इस प्रोसेस को कंप्लीटली स्टॉप कर देगी, ठीक है। इसीलिए रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है प्लांट्स में, ठीक है। नाउ आफ्टर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन we are going to discuss about heterotropic nutrition in very brief. सबसे पहले तो इसके हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैं यहां पर लिख देती हूं साइड में।
ठीक है। ये 4 सब टाइप्स है आपके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। सबसे पहले हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो किसी दूसरे पर डिपेंड होकर के अपना खाना खाते हैं या अपनी एनर्जी की नीड को पूरा करते हैं। ऐसे एनिमल्स कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, दैट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम और आप हैं। ठीक है। सबसे पहला इसका टाइप होता है पैरासिटिक, देन सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड होलोजोइक। इन चारों टाइप्स को विद एग्जांपल के साथ हम अपने डिटेल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन तो है, ठीक है, सारी चीजें भी हैं, बट क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर जाने में, या जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो एज इट इज हमारी बॉडी के थ्रू यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, उसे सिंपलर से सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होना बहुत ही ज्यादा मस्ट है। ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम किसी बड़ी सी चीज को किसी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनका एक प्रोसेस होगा। ठीक है। तो वो प्रोसेस ही कहलाता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने खाना खा लिया। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का मतलब है वो खाना आपकी बॉडी में जा करके आपकी बॉडी को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और एटीपी। ठीक है। अगर आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है तो ऐसे न्यूट्रिशन का कोई मतलब नहीं है और उसे हम न्यूट्रिशन ही नहीं बोल सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे लोग होंगे आपके घर में, आपके आसपास या आपकी फैमिली में, जिन्हें आपके जो बहुत ही देखने में बिल्कुल दुबले पतले से होंगे और उन्हें बहुत से बड़े लोग चिढ़ाते भी होंगे, इसकी बॉडी में कुछ भी खाना लगता नहीं। ठीक है। तो वही चीज हो गई कि ऐसे न्यूट्रिशन का कोई मतलब नहीं है अगर वो आपकी बॉडी को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, या न्यूट्रिशन लेने की जो प्रोसेस है उसका पूरा मैकेनिज्म है, उसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ऐसे लोग हैं कोई जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? आपने खाना खाया, खाना बॉडी से बाहर हो गया, उस खाने का आपकी बॉडी की किसी भी सेल्स ने किसी भी टाइप का यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात है। ठीक है। आप प्लीज इसको सीरियसली लें। ठीक है। तो कैसे ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। ऑलराइट। अमीबा में जनरली वो पार्ट्स नहीं प्रेजेंट हैं जो एक हायर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि ये बेचारा एक छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। लेकिन वही सारे सब मैकेनिज्म्स इनमें होते हैं जो किसी हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिल जाएगा। किन मैकेनिज्म्स की बात कर रही हूं मैं बात कर रही हूं अबाउट इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन फाइनली। ठीक है। ये जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, ये बहुत ही ज्यादा ऑर्गन्स के साथ होता है किसी हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में या एक डेवलप्ड सिस्टम के साथ। बट हम ये नहीं बोल सकते कि अमीबा में ये सिस्टम में से कोई सिस्टम मिसिंग है, नहीं, सारे सिस्टम है, बट उनके पार्ट्स थोड़ा डिफरेंट है और उनका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। तो अमीबा में भी जब अमीबा का न्यूट्रिशन हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसके सारे सब टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पूरा कोर ऑफ द चैप्टर है, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के लिए हमें डाइजेशन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना होगा, जो कि हम अपने डिटेल वाले वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक को। बट मैं आपको एक ब्रीफ एक आइडिया दे देती हूँ। ठीक है। क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारी ईजोफेगस यानी कि फूड पाइप से होता हुआ सीधा हमारे स्टमक में पहुंचता है। ठीक है। स्टमक में उसे बहुत सारे जूसेस और एलिमेंट्स या एसिड्स मिलते हैं जो कि उसको फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि फ्रॉम वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल एग्जैक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम, एंड द आंसर इज माउथ। यस, एग्जैक्टली माउथ। आपके माउथ पोर्शन से ही डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ये बात आपको याद रखना है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, बहुत से लोग ऐसा मानते भी हैं कि डाइजेशन आपका बेसिकली किस में होता है, स्टमक में होता है, बट ऐसा नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी आपके ऑर्गन्स बॉडी के प्रेजेंट है उन सब में थोड़ा थोड़ा डाइजेशन होता है। और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है अगर कोई आपसे ये पूछे, तो डाइजेशन हमेशा आपके माउथ पोर्शन से स्टार्ट
हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने एक टर्म यूज किया एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कोई कैनाल नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल कोई ऑर्गन नहीं है, कोई सब पार्ट नहीं है किसी ऑर्गन का। एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी बॉडी का जितने भी ऑर्गन से मिल करके बना हुआ है, उन सारे पार्ट्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ाऊंगी तो एलिमेंट्री कैनाल का यूज कई जगह होगा, तो आप प्लीज इसको बिल्कुल भी भूल मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली इंट्रोडक्शन, किसी भी चैप्टर के इंट्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी नॉर्मल सी चीजें क्लियर कर दी जाएं जिनका यूज आपको चैप्टर में बार 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 देखने को मिलेगा, और हर बार वो चीजें बताने से अच्छा है एक ही साथ आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जिससे चैप्टर पढ़ते टाइम आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगे कि आप किसी टॉपिक को फर्स्ट बार काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो डाइजेशन में फिर जो आपका जो भी फूड मटेरियल है वो आपके स्टमक में गया, जहां मैंने आपको बताया बहुत सारे सिक्रीशंस, एंजाइम्स, एसिड्स, म्यूकस प्रेजेंट होता है, लिवर का सिक्रीशन आता है, पेनक्रियाज का सिक्रीशन आता है, सारे आकर के मिक्स होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका फूड है, ये जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, वहां पर होता है, फिर जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जहां का काम रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो भी आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, और जो भी आपका यूजफुल मटेरियल है उसे ब्लड में भेज दिया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ, वहां से आपका जो भी यूजफुल, हमने जो न्यूट्रिशन लिया वो हमारी बॉडी में ब्लड के ही थ्रू तो जाता है, हमारी बॉडी का सारा न्यूट्रिशन ब्लड ही तो है, तो उस ब्लड में और लार्ज इंटेस्टाइन के फूड मटेरियल में कनेक्टिंग लिंक क्या है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है बट बहुत से लोग इसको मिस कर जाते हैं। यानी लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड में वो फूड मटेरियल या वो न्यूट्रिएंट्स जो हमने एक्यूमुलेट किए हैं अभी आफ्टर डाइजेशन, वो कैसे पहुंचे थ्रू कैपिलरीज। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, थ्रू कैपिलरीज। ऑलराइट, आपने पढ़ा होगा ब्लड, लिम्फ एंड कैपिलरीज, तो कैपिलरीज यही है, और कैपिलरीज किसी भी ऑर्गन और ब्लड के बीच का कनेक्टिंग लिंक होती है, जंक्शन पॉइंट होती है या मीटिंग पॉइंट होती है, जो अगर उन दोनों ऑर्गन्स और ब्लड में किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन होना है तो उसको फैसिलिटेट करती है। ऑलराइट, ये चीज आपको याद रखनी है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर डाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा डाइजेशन ही आता है, और डाइजेशन के पहले भी अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं व्हाट रेस्पिरेशन इज। डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स, एसिड्स मिल करके और बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह ये मिल करके डाइजेस्ट करते हैं फूड को। लेकिन सबसे मेजर चीज क्या है जो फूड का या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हीमोग्लोबिन जिस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो ऑक्सीजन है, आप सब जानते हैं। तो वो ऑक्सीजन बॉडी में आने के लिए हमें रेस्पिरेशन की जरूरत होगी, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तभी हमारी बॉडी की सेल्स को एनर्जी मिलेगी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है वो हमें ऑक्सीजन से मिलती है, ठीक है। ये आता है, इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, तो इसीलिए हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑक्सीजन बन जाता है। किस लिए? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर फूड का ब्रेक डाउन नहीं होगा। ऑलराइट, तो अभी तो आपको समझ में आ गया ना कि डाइजेशन से पहले एक रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं हम। जो भी एयर है, एयर पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू नॉस्ट्रल एरिया। यहाँ पर हेयर लाइक और टाइनी म्यूकस व्यूकस प्रेजेंट होता है जिससे डस्ट पार्टिकल्स एंटर नहीं कर पाते। उसके बाद यही एयर जो है वो ट्रेकिया के थ्रू होते हुए या विंड पाइप के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी में एंटर करती है, लंग्स में जाती है। लंग्स एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और रिब केज से प्रोटेक्टेड होती है, आप सब जानते हैं। वहां पर एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ये सारे होते हैं जिन्हें अभी हम डिटेल में इनका फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये चैप्टर
कि खास बात सिर्फ ये है, ये अपने आप को इंटरेस्टिंग सिर्फ इस बात से बनाता है कि ये सारी जो प्रोसेसेस हम इनमें पढ़ेंगे, ये डेली लाइफ में हम इनके बारे में एक बार तो बात जरूर करते हैं। कैसे? पेट ठीक नहीं है, सर दर्द हो रहा है, ओके, चलने में प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऑलराइट, ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इन्हीं मैकेनिज्म से जुड़ी हुई हैं। तो आपको बहुत सारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, जब आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको बहुत सारी चीजें खुद से समझ में आने लग जाएंगी। कैसे? आपको खुद समझ में आने लग जाएगा अगर मेरे बॉडी के इस पार्ट में प्रॉब्लम है तो मैं इस मैकेनिज्म में कहाँ कमी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी पढ़ने में इस चैप्टर के बारे में। तो ट्रैकिया के थ्रू एयर अंदर जाती है, ठीक है, उसके बाद वो लंग्स में गई और लंग्स में वो प्योरीफाई होती है, प्योरीफाई होकर के CO2 बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकाली जाती है, क्योंकि हम तो इनहेल O2 करते हैं, ठीक है, हम CO2 तो इनहेल कर नहीं रहे, बट CO2 एज अ एज अ लिबरेटेड गैस रिलीज होती है जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो CO2 लिबरेट होती है जो कि हमारी बॉडी के बाहर छोड़ दी जाती है। ठीक है, ये था आपका पूरा रेस्पिरेशन। हम हर एक टाइप के बायोलॉजिकल प्रोसेस में उनमें इन्वॉल्व होने वाले मेन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या सब पार्ट से कोई पर्टिकुलर एंजाइम या एसिड या हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको पूरा मैकेनिज्म ठीक से क्लियर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं आफ्टर रेस्पिरेशन हमारा एक पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन, या डाइजेशन के बाद सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है? बेसिकली सर्कुलेशन में तीन बॉडी के मेजर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि होते हैं, सॉरी, दो मेजर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि होते हैं ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड के बारे में आप सब जानते होंगे, आप सब हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे अबाउट RBC, WBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। वैसे ही लिम्फ में भी लिम्फ वेसल्स और लिम्फ कैपिलरीज ऐसे करके चीजें होती हैं, ये जैसे ब्लड वेसल्स या आर्टरीज या वेन्स होती हैं। तो ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहां से हमें ये क्लियर होता है तीन जो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के, अपार्ट फ्रॉम ब्रेन, अभी ब्रेन को हम साइड में रख रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या है? These are lungs, हार्ट, किडनी। ठीक है, और इन तीनों मेजर पार्ट के अपने अलग अलग फंक्शन है जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि लंग्स का काम होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ एयर, ऑलराइट, यानी एयर में जो हमारी बॉडी के अंदर हवा है उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करना। ठीक है, और वी कैन से दैट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि ब्लड ही एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है ऑक्सीजन के लिए, तो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स भी होना चाहिए, तो वो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में होता है थ्रू लंग्स। हार्ट का क्या काम है? पंपिंग ऑफ ब्लड, ऑलराइट। हमारी बॉडी में सिर्फ हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कैपेसिटी रखता है ब्लड को पंप करने की। अगर हार्ट आपका ब्लड को पंप करना छोड़ देगा तो आपकी बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। किडनी का काम क्या है? आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर आउट करना, यानी अल्टीमेटली प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहां पर होता है? किडनी में होता है। ये तीन चीजें हैं जिनके फंक्शन में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं। इसे आप कहीं नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर लें, या नहीं नोट करना है तो मत करें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर मैं आपको एक 10th क्लास का स्टूडेंट कंसीडर कर रही हूं तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, बट नहीं आती हैं, कोई बात नहीं है।
यहाँ आपको हर एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीजें मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा अबाउट दीज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एटलीस्ट। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये जो सर्कुलेटरी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि हार्ट, बेसिकली हार्ट जो है आपका सर्कुलेटरी बॉडी पार्ट है, तो हार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट अपने आप को स्पेशल इस तरीके से बनाता है, मैंने आपको बताया अगर ब्लड बन भी गया है बट उसका प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है तो उस ब्लड का कोई भी यूज नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। हार्ट हम क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है, हम हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे उनके हार्ट में उतने ही चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे उतने ही कंपार्टमेंट्स कम होते जाएंगे उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ह्यूमन बीइंग के हार्ट के बारे में, जिसके बारे में हमें पढ़ना भी है क्योंकि हम ह्यूमंस में न्यूट्रिशन की अभी बात कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वी आर कंसीडरिंग दिस सर्कल एज अ हार्ट, राइट, एंड दीज आर 4 चैम्बर्स और कंपार्टमेंट ऑफ द हार्ट। Upper side of the earth there are auricle, left auricle, and then right auricle. Just below these there are left ventricle and left, sorry, it was left auricle and left ventricle, all right। ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी भी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हार्ट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बहुत सारी जगह पर बात करते हैं, बट एग्जैक्टली हार्ट का मैकेनिज्म पढ़ने में इसीलिए बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। हार्ट का बेसिकली काम है प्योरिफाइड ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड, इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करना अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनीज पे, ठीक है। क्योंकि जो आपका इम्प्योर ब्लड है उसे जाना है लंग्स के पास प्योरिफिकेशन के लिए या ऑक्सीजनेशन के लिए। व्हाट इम्प्योर ब्लड एग्जैक्टली मीन्स? इम्प्योर ब्लड मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 मिक्स होगा, ठीक है। दिस इज नोन एज इम्प्योर ब्लड। आप जब अपनी टेक्स्ट बुक रीड करते होंगे आपने देखा होगा बहुत बार इम्प्योर ब्लड को ब्लू या ग्रीन कलर से शो किया जाता है और एक प्योर ब्लड को रेड कलर की लाइन से शो किया जाता है, ठीक है। तो रेड कलर का जो ब्लड है वो प्योर होता है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा प्रेजेंट होती है। वही इम्प्योर ब्लड जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। हार्ट का काम है इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास भेजना, ठीक है, जहां पर उसे ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो सके, क्योंकि लंग्स का काम मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। और प्योर ब्लड जो हार्ट में आता है वो उसे पंप कर देता है, जिससे हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रॉपरली और इक्वली ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ऑलराइट। तो ये आपको याद रखना है और बाकी हार्ट की मैकेनिज्म हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेशन के बाद भी 2-3 प्रोसेसेस बायोलॉजिकल आपकी बच जाती हैं, जिसमें कि सबसे मेजर रोल प्ले करती है आपकी एक्सक्रीशन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर बॉडी में सारी चीजें प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं, सारे सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, बट उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है हमें या निकल रहा है किसी प्रोसेस के बाद, किसी रिएक्शन के बाद, और उसे हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो एक्सक्रीशन भी इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे आपकी बाकी अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट लाइफ प्रोसेसेस, और ये लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है अभी ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल से, ठीक है। अभी हम ऐसे ही बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट प्लांट्स। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका प्लांट्स का पूरा मैकेनिज्म भी, तो आप प्लीज इसे देखते रहिए। और ये रेस्पिरेशन और लाइफ प्रोसेसेस, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सारी ही चीजें मिल करके हमारी बॉडी को कंप्लीट बनाती हैं और हमारी बॉडी की एग्जिस्टेंस को फैसिलिटेट करती हैं। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है, अल्टीमेटली इफेक्ट किस पर आएगा? हमारी बॉडी पर आता है, ठीक है।
एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, अभी हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो न्यूट्रिशन को भी दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनके एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी, बट वो ब्रॉड कैटेगरीज आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वो ब्रॉड कैटेगरीज है, दो ब्रॉड कैटेगरीज में न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है माइक्रो न्यूट्रिशन या मैक्रो, और दूसरा है माइक्रो। ठीक है, मैक्रो का मतलब आप सभी जानते होंगे, बड़ा या थोड़ा लार्ज क्वांटिटी, और माइक्रो का मतलब बहुत ही स्मॉल, छोटा या कम क्वांटिटी में। ठीक है, तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होती है जिन पे कंप्लीटली डिपेंड होती है। ठीक है, यानी उनके बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बहुत ही लॉन्ग टाइम के पीरियड में, मतलब एक टाइम से बहुत लंबे टाइम के बाद भी अगर हमें बीच बीच में थोड़े थोड़े वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, तो हमारी बॉडी का काम चलता रहेगा और हमारी बॉडी पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम रखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरीज के अंदर। ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला जो कैटेगरी है, ये सिर्फ एनिमल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, ये आपके प्लांट्स पर भी इक्वली एप्लीकेबल है, क्योंकि प्लांट्स को भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ही हाई अमाउंट में चाहिए, वहीं कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो वहां पर भी न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है, ये आप आगे हम पढ़ेंगे भी डिटेल में साथ में। ठीक है।